अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है सिंगुलर पॉइंट की। सिंगुलर पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे हमारे पास गैमा ऑफ टी, यानी कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, गैमा ऑफ टी जो हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अगर हम उसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास इंटरवल डिफाइन होगा, यानी कि गैमा ऑफ टी का जो इंटरवल डिफाइन होगा, उस इंटरवल में से अगर हम कोई एक पॉइंट उठा के गैमा ऑफ टी का जो हम डेरिवेटिव लेंगे उसमें अगर हम वो पॉइंट पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, जिस पे हमारे पास गैमा ऑफ टी का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। डेफिनेशन चेक करते हैं हम। गैमा ऑफ टी इज़ अ कर्व डिफाइन ऑन इंटरवल हमारे पास है, यानी कि ए बी पे डिफाइन है। ठीक है, हमने क्या किया है, टी नॉट एक पॉइंट ले लिया है जो बिलोंग करता है ए बी में से, यानी कि ए बी इंटरवल में से हमने एक पॉइंट ले लिया टी नॉट। और हम इस टी नॉट में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सिंगुलरिटी किसी कर्व की। ठीक है, इज सिंगुलर पॉइंट ऑन द कर्व इफ, सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब हमारे पास गैमा ऑफ टी का जो डेरिवेटिव है उसका आंसर ज़ीरो आए। जब हम क्या करें, टी नॉट पुट करें। टी नॉट कौन सा पॉइंट है, जो हमने इंटरवल में से लिया है। ठीक है, वो पॉइंट अगर हम पुट करें गैमा ऑफ टी के डेरिवेटिव में तो हमारे पास अगर आंसर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स कि वो वाला पॉइंट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, मज़ीद हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक कर्व है, एक कर्व की पैरामीटराइजेशन है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक कर्व की। ठीक है, तो गामा ऑफ टी इज़ टू टी स्क्वायर टी क्यूब। ठीक है, हमने इसका क्या किया है, डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने पे हमारे पास क्या गया, टू टी एंड टी स्क्वायर। अगर हम टी की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो गैमा ऑफ टी, यानी कि गैमा प्राइम ऑफ ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो हो गया ना, गैमा प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर हमारे पास क्या गया, ज़ीरो ज़ीरो आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है, और ज़ीरो बिलोंग कर रहा है रियल में से, रियल ज़ीरो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। रियल नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरवल डिफाइन नहीं था, हमें बाउंड नहीं किया गया। ठीक है, इंटरवल के लिए जब बाउंड नहीं किया गया तो हम रियल नंबर ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो हम उस पर चेक कर सकते हैं। हमने क्या ले लिया, टी ज़ीरो ले लिया है, तो ज़ीरो क्या है, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, जो पैरामीटराइजेशन डिफाइन थी हमारे पास टी स्क्वायर और टी क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन रेगुलर पॉइंट की। रेगुलर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हमने रेगुलर कर्व पढ़ी है, सेम चीज़ है रेगुलर पॉइंट भी। रेगुलर कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो गैमा ऑफ टी है उसका हम डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो ना आए। ठीक है, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो ना आए। सेम चीज़ है यहाँ पर भी कि हमने रेगुलर पॉइंट निकालना है। अब हमने एक पॉइंट निकालना है एक्चुअली। अब हमने कर्व को चेक नहीं करना, हमने रेगुलर कर्व नहीं चेक करनी बल्कि रेगुलर पॉइंट चेक करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, गैमा ऑफ टी हमारे पास एक पैरामीटराइजेशन होगी किसी कर्व की। ठीक है, इज़ अ कर्व डिफाइन ऑन ए बी। ए बी पे अगर डिफाइन हो, टी नॉट अगर हम पॉइंट लें ए बी में से ही, इस रेगुलर पॉइंट ऑन द कर्व, अगर हमारे पास गैमा प्राइम ऑफ टी नॉट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो ना आए, ठीक है, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ये रेगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें पॉइंट पुट कर दिया टी नॉट, कोई भी पॉइंट हो सकता है गिवन इंटरवल में से, उस वो ज़ीरो ना आए। ठीक है, उसका आंसर ज़ीरो ना आए, कुछ भी आ जाए लेकिन ज़ीरो ना आए उसके डेरिवेटिव का आंसर। यानी कि जो हमारे पास कर्व है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसमें एक पॉइंट पुट करते हैं जो कि इंटरवल में से है, उसका आंसर ज़ीरो ना आए, इट मीन्स कि वो क्या है, रेगुलर पॉइंट है। जब हमने रेगुलर कर्व पढ़ी थी वो तो हमने जनरली पढ़ी थी कि गैमा प्राइम ऑफ टी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम कर्व की, पूरी कर्व की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमें उसी कर्व का, यानी कि कोई हमारे पास कर्व है, ठीक है, उसका हमने अब पॉइंट निकालना, एक पॉइंट निकालना, तो हम एक पॉइंट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमें सही तरह से समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर एक पैरामीटराइजेशन गिवन है, यानी कि एक कर्व हमारे पास है टी स्क्वायर और टी क्यूब। हमने क्या करना है, इसके रेगुलर पॉइंट्स निकालने हैं। इसका डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास क्या गया, टू टी और टी थ्री टी स्क्वायर आ गया, और टी नॉट बिलोंग कर रहा है
रियल नंबर्स में से मैंने भी आपको बताया कि रियल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी नॉट या ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी और नंबर हो, ये रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अगर हमारे पास यानी कि हम कोई भी नंबर रियल का ले सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकते, जो हम टी नॉट लेंगे वो ज़ीरो नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उसने हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि टी नॉट ज़ीरो नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी लें, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लें 1 2 3 या 0.1 0.2, ठीक है, 0.5, इस टाइप कोई भी नंबर ले लेंगे लेकिन ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, तो हम ज़ीरो नहीं लेंगे, कोई और नंबर लेंगे और हम रेगुलर पॉइंट इसका निकालेंगे। अब देखें, अगर आप खुद चेक कर सकते हैं, मैं अगर गैमा प्राइम ऑफ टी को अगर मैं लेती हूँ, टी इसको 1 में ले लेती हूँ, तो गैमा प्राइम ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो तो नहीं है, इट मीन्स के 1 क्या है हमारे पास, रेगुलर पॉइंट है गिवन कर्व का, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हैं, ज़ीरो के अलावा जितने जो मर्ज़ी आप पॉइंट पुट करेंगे ना, यानी कि ज़ीरो को छोड़ के रियल नंबर में से ज़ीरो निकाल दें, बाकी सारे जो पॉइंट्स होंगे रियल के, वो सारे के सारे क्या होंगे, उस गिवन कर्व के रेगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है। क्योंकि और किसी नंबर पे भी आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, डज नॉट ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हम करते हैं कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर किसी भी कर्व की बेंडनेस को शो करता है, बेंडनेस बताता है। हमारे पास एक कर्व इस फॉर्म में है, ठीक है, कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसका कर्वेचर होगा। अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है, इससे जो कर्व कितना दूर जा रहा है, ठीक है, कितना दूर जा रहा है, तो ये इसकी बेंडनेस बताता है। बेसिकली कर्वेचर क्या है, बेंडनेस है। तो यहाँ पर हम कर्वेचर शो यानी कि पता चल जाएगा कर्वेचर कितना है, ज़्यादा है या कम है। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट लाइन, तो यहाँ से कर्वेचर पता चल जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से कर्वेचर पता चल जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट कर्वेचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक कर्व ऐसी हो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर एक कर्व स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वेट, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैं कहती हूँ यहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। या यानी कि आप सिंपल ये ले सकते हैं, स्ट्रेट कर्व का जो होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी स्ट्रेट यानी कि कर्व ही होती है बेसिकली। तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बेंड ही नहीं करेगी, कहीं पे बेंडनेस ही नहीं होगी, क्योंकि कर्वेचर मैंने क्या बताया कि कर्वेचर किसको शो करता है, बेंडनेस को शो करता है, बेंडनेस बताता है, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन कहीं पे बेंड ही नहीं होगी तो उसका कर्वेचर क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे लेती हूँ सर्कल, ठीक है, सर्कल का कर्वेचर, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यानी किसी भी जगह पे कर्वेचर जो है वो कर्वेचर चेक करते हैं, ठीक है, सर्कल के केस में। तो कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट कर्वेचर आएगा सर्कल का। क्यों कर्वेचर क्यों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि सर्कल की हर जगह पे बेंडनेस क्या होगी, इक्वल होगी। तो कर्वेचर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि सर्कल बेंड तो कर रहा है ना, सर्कल क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है, बेंडनेस है इसमें, सर्कल में, सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो सर्कल का कर्वेचर तो है लेकिन कांस्टेंट कर्वेचर है, क्योंकि हर जगह पे कर्वेचर सेम है, कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा, बेंडनेस हर जगह पे इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं भाई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। बाकी यहाँ से आप चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें जी, ये जो मैं बात बता रही थी, रेफरेंस जो बात करें, रेफरेंस लाइन जो होती है एक्चुअली वो टेंजेंट लाइन ही होती है जो कि कर्वेचर हमें बताती है, ठीक है। ये आपके सामने ये लिखा हुआ भी है और डायग्राम भी है कि आपके पास एक कर्व है इस फॉर्म में, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये ना समझेगा कि मैम ने इस फॉर्म में बताया तो इसी फॉर्म में होगी। यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये इस टेंजेंट से कितनी दूर जा रही है, यहाँ पर इसकी बेंडनेस जो होगी, यानी कि ये कर्वेचर होगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास यहीं से हम जो है यानी कि बेंडनेस में ये करेंगे, यानी कि कर्वेचर में ये करेंगे।
ठीक है, समझ आ रही है बात की। यहाँ पर अगर एक कर्व है, ठीक है, अब इसकी यहाँ पे अगर हम करते हैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हमें इसकी बेंडनेस मिल जाएगी, कर्वेचर मिल जाएगा इसका, ठीक है। अगर एक कर्व कुछ इस टाइप की है, यानी कि ऐसे थोड़ी सी लाइक इस तरह से, तो इसका कर्वेचर यहाँ पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसका कर्वेचर हम चेक करते हैं तो ये ना होने के बराबर होगा, ठीक है। होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत कम है, लेकिन अगर एक कर्व कुछ इस तरह से हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अब कर्वेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा बेंड हो रही है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्वेचर के फॉर्मूलाज। कर्वेचर का वैसे तो मैं आपको एक ही फार्मूला रिकमेंड करूँगी, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी यानी कि शॉर्टली चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो वो पहले बता दूं, फिर मैं आपको एक फार्मूला ही रिकमेंड करूँगी, वही आपने यूज़ करना है। हमारे पास क्या है, व्हेन कर्व इज़ यूनिट स्पीड। अगर कर्व हमारे पास यूनिट स्पीड हो, देन गैमा ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, यूनिट स्पीड कर्व हो, यानी कि इसका कर्वेचर हमारे पास क्या होगा हमेशा, के इज इक्वल टू मॉड ऑफ गैमा डबल प्राइम ऑफ टी, ठीक है। अगर हमारे पास कर्व कौन सी हो, यूनिट स्पीड कर्व हो, तो आप कर्वेचर का ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कर्व क्या हो, रेगुलर कर्व हो, तो देन आप कर्वेचर का कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये जो नीचे आपके पास आएगा अभी दिस वन, ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, के इज इक्वल टू मॉड ऑफ गैमा प्राइम ऑफ टी क्रॉस गैमा डबल प्राइम ऑफ टी ओवर मॉड ऑफ गैमा प्राइम ऑफ टी होल क्यूब। ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर कर्व रेगुलर हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, आप इस चीज़ में कभी ना पढ़ना कि हमें नहीं पता चलता कि कर्व क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है या रेगुलर है या कौन सी है, ठीक है। तो आपने सिंपल कर्वेचर का यही वाला फार्मूला एक ही रखें, ठीक है। मैं आपको यही बात अभी बता रही थी कि आप सिर्फ यही वाला फार्मूला लगाएं, किसी टाइप की भी कर्व हो। अगर यूनिट स्पीड कर्व भी होगी ना, तो उसका जो कर्वेचर जो उस फार्मूले से लगेगा, ठीक है, निकलेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे कर्वेचर निकलेगा वो इस फार्मूले से भी सेम निकलेगा, ठीक है। तो आपने यही वाला फार्मूला रखना है, मेरी यही एडवाइस है। आप बेशक चेक कर लीजिएगा, कर्वेचर सेम ही निकलेंगे, ठीक है, कर्व कोई सी भी हो। नेक्स्ट हमारे पास है कर्वेचर ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का कर्वेचर क्या है, एलिप्स की हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है इसकी, और यहाँ से हमने पैरामीटराइजेशन कर ली है, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने इसकी लिखी हैं, एलिप्स की एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी पैरामीटराइजेशन है, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी है। इससे मैं ये फॉर्म बना देती हूँ, गैमा ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी एंड ए साइन ऑफ टी। ये मैंने गैमा ऑफ टी बना लिया, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या आप करेंगे, इसके आपने क्या करने हैं, यानी कर्वेचर निकालना है, तो आप यहाँ से डेरिवेटिव ले सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं, आप यानी कि निकाल भी सकते हैं कर्वेचर, और आप अगर याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि इलिप्स का कर्वेचर क्या होता है, ए बी ओवर ए स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर टी रेज़ पावर 3/2। लेकिन बेस्ट मेरा जो आपको सजेशन है वो यही है कि आप कर्वेचर का एक ही फार्मूला रखें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। के इज कलू क्या बताया, के इज कलू मॉड ऑफ गैमा प्राइम ऑफ टी क्रॉस गैमा डबल प्राइम ऑफ टी मॉड ओवर गैमा प्राइम ऑफ टी मॉड होल क्यूब। ये वाला फार्मूला आपको मैंने बताया ना, ठीक है। तो आप ना एक ही फार्मूला रखें, बेस्ट है, ठीक है। और आप इसी फार्मूले को हर कर्व के लिए जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके पास कर्वेचर निकल आएगा, बजाय इसके कि आप अलग अलग फार्मूलाज याद रखें या अलग अलग कर्व्स के कर्वेचर जो है वो निकाल के याद रखें, वो आपको भूल जाएंगे। लेकिन फार्मूला एक होगा तो आप फ़ौरन से कर्वेचर कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई याद रखना चाहता है तो याद कर ले, या किसी को याद रहता है, ठीक है, नो इशू। अब हम करते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ है हमारे पास, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगुलर पॉइंट फॉर द कर्व। कर्व हमारे पास गिवन है, कर्व का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे मूव करती हूँ मैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपके पास इजी हो जाए। कर्व का डेरिवेटिव ये आ गया है। अब यहाँ पर हमने सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है, ऐसा पॉइंट हम पुट करें जिससे हमारे पास गैमा ऑफ टी यानी कि टी नॉट, ठीक है, जिस पे हमारे पास गैमा ऑफ टी नॉट एक पॉइंट है, ठीक है, वो पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आए, तो वो हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। अब गैमा ऑफ टी पे मैं पुट करती हूँ
t=π/2। π/2 अगर मैं पुट करती हूँ तो आपके पास क्या आएगा, गैमा ऑफ π/2। आपको पता है गैमा प्राइम आपके पास गिवन है, यानी कि डेरिवेटिव इसका पड़ा हुआ है सामने। तो कॉस ऑफ π/2, कॉस 90 पे क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे कॉस 90 2 साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस 90 0 होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो यानी कि गैमा प्राइम ऑफ टी π/2 पे क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी शो हो रहा है। अब दूसरा अगर हम पुट करते हैं एक, अब इसको हम चेक कर लेते हैं ना, ठीक है, कि अब हमारे पास t=π/2 है। t=π/2 हम गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन में पुट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे पुट करना है। हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर हम t=π/2 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से पॉइंट बनेंगे, गैमा ऑफ π/2, क्योंकि हमने पॉइंट्स निकालने ना, तो पॉइंट कैसे निकलेंगे, साइन ऑफ π/2 1 आएगा, साइन ऑफ साइन स्क्वायर टी यानी कि साइन ऑफ π/2 का स्क्वायर, तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 साइन 90 पे क्या आता है, 1 आता है ना, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं 1 1, ठीक है। 1 1 हमारे पास पॉइंट आ गए हैं जब हमने पुट किया है t=π/2 गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन में, ठीक है, गिवन कर्व में। तो अब अगर आप ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 1 1 हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट लेते हैं जिस पे हमारे पास गैमा प्राइम ऑफ टी का आंसर क्या हो, 0 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है t=3π/2। आपको पता है ये प्लेन है, यहाँ पे π/2 होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है। और जबकि हमारे पास जो आर प्राइम ऑफ टी है ना, उसमें हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या है, कॉज ऑफ टी है, और सेकंड क्या है, 2 साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी। आपको पता है कॉस 90 पे भी 0 होता है और 3π/2 पे भी, यानी कि 270 पे भी 0 होता है और 90 पे भी 0। यहाँ पे कॉस जो है साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बेशक वो 0 ना हो, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास π/2 की और एक 3π/2 की। हमने π/2 तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, जिसमें हमारे पास गैमा प्राइम ऑफ टी जो है वो 0 हो रहा था। अब अगर हम t=3π/2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास गैमा प्राइम ऑफ टी का आंसर 0 आएगा। ये आप खुद पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट क्या, कैसे ये -1 और 1 आ गया है। अब हमने क्या पुट करना है, t=3π/2 गिवन कर्व में, ठीक है। तो मैं पुट कर लेती हूँ गैमा ऑफ 3π/2 इक्वल होगा साइन यानी कि 270 पे क्या होता है, -1 होता है, और साइन 270 पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो हमारे पास पॉइंट अब कौन से आ गए हैं, -1 और 1, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं और ये पॉइंट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद हैं। तो यही हमारे पास बेस्ट चॉइस होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है इसको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेगुलर पॉइंट ऑफ द कर्व। रेगुलर पॉइंट हमने चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, गैमा प्राइम ऑफ टी जो है वो 0 ना आए, ऐसा पॉइंट हम लेंगे जिस पे गैमा प्राइम ऑफ टी 0 ना आए। फिर हम उसको गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हमने पीछे पुट किया है, यानी कि गैमा ऑफ टी में वो पॉइंट पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास चॉइस होगी। अब देखिए आपके पास क्या है, गैमा प्राइम ऑफ टी का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम t=0 पुट करते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करके बतानी पड़ेंगी। गैमा प्राइम ऑफ टी का हमने डेरिवेटिव लिया तो कॉज ऑफ टी आ गया और 2 साइन टी कॉस टी इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमने क्या निकालना है कि गैमा प्राइम ऑफ टी ऐसा पॉइंट पुट करें जिस पे आंसर 0 ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ t=0 यानी कि गैमा ऑफ 0, आपको पता है cos 0 1 होता है, ठीक है,
और आपको ये भी पता है 2 sin t है और cos t है। तो यहाँ पर अब साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है, तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होके और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, गैमा प्राइम ऑफ 0, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो है गैमा प्राइम ऑफ टी का आंसर 0 नहीं आया। अब हम इसको क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में। तो गैमा ऑफ 0 हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या पॉइंट बनेंगे, 0 0 बनेंगे। ठीक है, 0 0 बनेंगे ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइंस के साइन टी होल स्क्वायर भी 0 होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गई है, यही हमारे पास चॉइस है। आप कोई और भी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो वो फिर आपका पास रेगुलर पॉइंट नहीं बनेगा बल्कि सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। लाइक आप π/2 3π/2 ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है, अगर हमारे पास टी इक्वल टू 0 पे ऑप्शन, अगर यानी कि जो हमारे पास आंसर आया 0 0 है, अगर ये ऑप्शन इस यानी कि ए बी सी डी इन ऑप्शन में मौजूद ना होता 0 0, तो फिर हम किस पे चेक करते, पाए पे, टी ऑफ पाए पुट करते 180 पे चेक करते। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकालना था, रेगुलर पॉइंट निकालना था। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलर पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। कर्व हमारे पास की मैंने, अब हमने रेगुलर पैरामीटराइजेशन बतानी है कर्व की। अगर तो हमें बोला जाता है रेगुलर कर्व बताएं, ठीक है, तो फिर हम जब वो, जैसे हमने रेगुलर कर्व का डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, तो वो हम डेफिनेशन लगा देते हैं, जैसे हमने रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन लगाई है, इसी तरह से रेगुलर कर्व की डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन रेगुलर पैरामीटराइजेशन हमने निकालनी है तो हमारे पास जो गैमा ऑफ टी है वो क्या है, हमारे पास टी क्यूब और टी स्क्वायर t⁻⁶। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म बना लेते हैं। तो x इक्वल्स टू टी क्यूब आएगा, क्योंकि हमने इस यानी कि हमने पैरामीटराइजेशन रेगुलर पैरामीटराइजेशन निकालनी है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप जो है, जो आपके पास कर्व गिवन है, इसकी आप कार्टेशियन फॉर्म बना लें। उसके बाद बारी बारी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप चेक कर लें कि कौन सी ऐसी कर्व है जो इस कर्व के साथ सिमिलरिटीज़ रखती है। अगर वो सिमिलर कर्व है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो इट मीन्स कि वही कर्व जो होगी रेगुलर पैरामीटराइजेशन होगी इस कर्व की। लेकिन अगर वो सिमिलर नहीं है तो फिर हम जब वो रेगुलर कर्व का जो फॉर्मूला है वो लगा के हम चेक कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इजी चॉइस है, इजी सी चीज़ें हैं कि आप इस तरह से चेक करें। ठीक है, तो y को t⁻⁶ आएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर y इक्वल्स टू टी को आप लिख सकते हैं टी क्यूब होल पावर 3। अब आपको पता है कि टी क्यूब किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। ठीक है, टी क्यूब इक्वल्स टू एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स पुट कर लें, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन कर्व है क्वेश्चन में, उसकी हमारे मैंने क्या निकाली, कार्टेशियन फॉर्म बना लिया है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, बाकी जो हमारे पास ऑप्शन में कर्व्स हैं उनकी भी आपने क्या करनी है, कार्टेशियन फॉर्म बना लेनी है। नीचे आप देखें कार्टेशियन फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो आपको इशू नहीं होगा। ये जो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म मैंने अभी बनाई है, ये किसकी है, पैराबोला की है। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स की है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि वाई स्क्वायर एक्स की किसकी कार्टेशियन फॉर्म है, पैराबोला की। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए की आपने क्या करनी है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, साइन टी और कॉस टी है। एक्स इक्वल्स टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस टी। तो इसका आपने जब इसके कार्टेशियन फॉर्म बनाई है तो ये किसकी इक्वेशन बन गया, सर्कल की। ये पैराबोला तो नहीं है, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास चॉइस नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी को भी हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो हमारे पास ये जो फॉर्म बन गया ना, यहाँ से हमने जब ये बनाई है ना फॉर्म, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये पैराबोला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को आप अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी में जब हमने क्या किया है, कार्टेशियन फॉर्म बनाई है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है, पैराबोला ही है, क्योंकि हमने जो पहले निकाली थी वो भी तो यही आई थी ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने कार्टेशियन फॉर्म जो बनाई पैरामीट्रिक इक्वेशन की पैरामीट्रिक कर्व से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गई,
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गई, यानी कि पैराबोला क्या की। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। यही हमारे पास कर्व है जो उस कर्व के साथ सिमिलरिटीज रखती हैं। लेकिन हमने क्या निकालना था, रेगुलर पैरामीटराइजेशन। अब रेगुलर की डेफिनेशन भी तो लगानी है, ठीक है, तो रेगुलर की डेफिनेशन भी लगा लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में अगर हम रेगुलर की डेफिनेशन लगाएं, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या आया था, गैमा ऑफ टी इक्वल टू टी और टी स्क्वायर, टी और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा गैमा प्राइम ऑफ टी इक्वल टू 1 और 2t। अब इसमें कोई भी पॉइंट पुट करें, 0 पुट कर लें, 1 पुट करें, कुछ भी पुट करें, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन, पूरी के पूरे यानी कि सारे के सारे रियल नंबर पुट करेंगे, गैमा प्राइम ऑफ टी का आंसर 0 नहीं आने वाला। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी में जो हमारे पास कर्व गिवन है टी और टी के, ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 4 है, एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व इट्स कर्वेचर इज रेट ऑफ इट्स बेंडनेस फ्रॉम डैश लाइन। हम कर्वेचर यानी कि कर्वेचर जो है, कर्वेचर की जो बेंडनेस है, हम कौन सी लाइन से ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी लाइन से हमें पता चलता है। आपको मैं क्लियरली बता चुकी हूँ कि आपके पास एक कर्व है, ठीक है, आप इस तरह से एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको इसकी बेंडनेस पता चल जाती है कर्व की, ठीक है, कर्व की बेंडनेस आपको पता चलती है कर्व टेंजेंट लाइन से। बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, आपको नहीं पता कि टेंजेंट लाइन कब कहाँ पे कौन सी आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, लेकिन टेंजेंट तो होगी वो, क्योंकि टेंजेंट लाइन से ही आप क्या करते हो, किसी कर्व की किसी कर्व का कर्वेचर फाइंड करते हो, यानी कि कर्व की बेंडनेस आप निकालते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम करते हैं जी कर्वेचर ऑफ द सर्कल। कर्वेचर ऑफ द सर्कल, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताती जाऊँ। हमारे पास जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इक्वल होता है 1/k, यानी कि कर्वेचर और रेडियस जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब सर्कल का आपने क्या निकालना है, कर्वेचर निकालना है, ठीक है। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर। वेट में क्लीन कर लेते हैं, आप फार्मूला नोट कर लिए, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया है वो आप फार्मूला नोट कर लें कर्वेचर का, ठीक है। कर्वेचर और रेडियस का जो रिलेशन है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप नोट कर लें। यहाँ पे y आता है, सॉरी, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आप फोकस करें ऑप्शन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास रेडियस क्या है, r क्या है, हमारे पास 4 है। अब इसी रेडियस से मैं कर्वेचर निकालूंगी डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है रेडियस होता है 1/k। रेडियस ऑफ अ कर्वेचर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अब रेडियस क्या है, 4 है, और कर्वेचर इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 आ जाएगा कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हमने कर्वेचर फाइंड करना था, ठीक है, बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं भाई, नेक्स्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कर्वेचर आपने निकालना ना, रेडियस इज इक्वल टू 1/k, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/r की जगह आप 4 पुट करें तो कर्वेचर आपके पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको अच्छे से समझ भी आ गया बात, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। बाकी ये कर्वेचर का इतना लंबा जो फॉर्मूला है ये भी आपके पास लिखा हुआ है और चीज़ें सॉल्व भी हैं, ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं। मैं आपको स्लोली दिखा रही हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास कर्वेचर क्या आया था, 1/4 आया था, यानी कि मैंने आपको जो बात बोली थी वो क्या थी कि आप एक ही कर्वेचर का फॉर्मूला रखें, कोई भी कर्व है आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कर्वेचर का आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का मैक्सिमम कर्वेचर कहाँ पर होता है, हम इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं।
इलिप्स कुछ इस शेप में होती है, ठीक है। तो इलिप्स का मैक्सिमम कर्वेचर हमने निकालना है, तो यहाँ पर इलिप्स का मैक्सिमम कर्वेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स हम ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होंगे ए और ज़ीरो। यहाँ पर भी इसका कर्वेचर मैक्सिमम होता है नेगेटिव एक्सिस पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे माइनस ए और ज़ीरो होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स होंगे और ये जो लाइंस हैं हमारे पास यहाँ पर कर्वेचर क्या होता है इन दोनों लाइंस पे, यहाँ पे मिनिमम कर्वेचर होता है। और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ज़ीरो होगा और वाई एक्सिस बी होगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ज़ीरो और माइनस बी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्यों मिनिमम है ज़ीरो बी पे और ज़ीरो माइनस बी पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर बेंडनेस कम है ना, कर्वेचर कम बेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो ज़्यादा इसकी बेंडनेस है, तो ये कर्वेचर का मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो आप क्या करें, सिंपल जो इलिप्स का आपने कर्वेचर आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, वहाँ पर आप पुट करें पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट पुट करेंगे, टी इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे आपने, क्योंकि मैक्सिमम कर्वेचर फाइंड करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा आप उसमें क्या करें, टी इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कर्वेचर आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्वेचर का जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ समथिंग ओवर मॉड ऑफ, ठीक है, वो सारा फार्मूला लगाएं। जो भी कर्वेचर का आंसर आएगा उसको आप मैक्सिमम में कर लें, यानी कि के मैक्सिमम आप पुट कर लें टी इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है। इस तरह से आप पॉइंट्स पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो कर्वेचर का मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। वो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम कर्वेचर नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है उसमें हम करेंगे कर्वेचर का यानी कि मिनिमम कर्वेचर फाइंड करेंगे इलिप्स का। इलिप्स का मिनिमम कर्वेचर मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर आप जो है वो इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने कर्वेचर निकालना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 6 में। लेकिन एमसीक्यूज़ नंबर 7 में हमने क्या करना है, कर्वेचर नहीं निकालना बल्कि हमने पॉइंट बताने हैं, ठीक है, किस पॉइंट पे जो है वो जो है एलिप्स का कर्वेचर मिनिमम होता है। तो आपको भी मैंने बताया है कि दो पॉइंट हैं हमारे पास, ये इलिप्स है इस तरह इस शेप में, ठीक है, इस तरह से इलिप्स है। तो इसका जो मिनिमम कर्वेचर होता है वो यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, ज़ीरो बी आता है और ज़ीरो माइनस बी आता है। ऑप्शन में आप चेक कर लें कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ज़ीरो बी है, ऑप्शन नंबर बी में ज़ीरो माइनस बी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ठीक होगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। द कर्वेचर ऑफ द कर्व हमारे पास है, ये किसकी पैरामीटराइजेशन है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी पैरामीटराइजेशन होती है ए नॉट प्लस यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप C1T वाई इसको डू बी नॉट प्लस C2T। इस टाइप की हमारे पास क्या होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन को हम यानी कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म एक्स और वाई से हम पैरामीटराइजेशन इस तरह से बनाते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, जी वाला, जी को आप लिख सकते हैं C0 प्लस C3T, इस टाइप की, ठीक है। तो आपके पास जो ये कर्व है जिसकी पैरामीटराइजेशन लिखे हुई, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ये सारी, तो आप इससे जज कर सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ सिमिलरिटीज़ रखती हैं। ये स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन होती है जर्नल फॉर्म, ठीक है, जर्नल फॉर्म। तो यहाँ पर आप पुटिंग करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन ही है। तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होता है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बेंड ही नहीं करती, तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एमसीक्यूज़, आई थिंक लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, कर्वेचर ऑफ द कर्व है हमारे पास, गामा ऑफ टी हमारे पास क्या है, ए कॉस टी, ए साइन टी, बी टी एट एनी पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसका कर्वेचर फाइंड करना है। और ये जो हमारे पास
सिंपल कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कर्वेचर का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको ऐड करना चाह रही हूँ कि ये जो पैरामीटराइजेशन है ये किसकी है, हेलिक्स की है, ठीक है, हेलिक्स इस शेप में होती है। हेलिक्स का जो कर्वेचर होता है वो भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि हेलिक्स जो है, हेलिक्स की जो बेंडनेस होती है, ये जो पॉइंट होता है, वेट, हेलिक्स की जो बेंडनेस होती है वो हर जगह पे कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हेलिक्स का जो कर्वेचर है वो ये आएगा, कांस्टेंट कर्वेचर है, ठीक है। और एक और चीज़, कर्वेचर कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। कर्वेचर हमें एक्चुअली किसी कर्व की बेंडनेस बताता है, तो कर्वेचर पे कभी भी आप नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते। अगर कहीं पे नेगेटिव, यानी कि ये, अगर आप ये सोचें कि कर्वेचर नेगेटिव ये हो सकता है, तो यानी कि कर्व की डायरेक्शन को आप देखें कि इस साइड पे है अभी कर्वेचर, या ऐसे है, ठीक है, या इस साइड पे है, तो वो चीज़ नहीं है। यानी कि कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कर्वेचर एक्चुअली कर्व की बेंडनेस बताता है, ना कि डायरेक्शन बताता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर था, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।